बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें वो दिवंगत राजनेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। थलाइवी के ट्रेलर की शुरुआत से ही पता चल जाता है कि ये फिल्म पूरी तरह से जयललिता के फिल्मी करियर और राजनीतिक संघर्ष को दिखाएगी। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह जयललिता ने एक महिला के तौर पर संघर्ष करते हुए राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया। ट्रेलर में जयललिता की एमजीआर से नजदीकी राजनीति में आना और फिर संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सफर दिखाया गया है। आजादी के 1 साल बाद जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मैसूर में एक अय्यर परिवार में हुआ था। उनके परिवार का संबंध मैसूर के राजसी खानदान से रहा है। उनके दादाजी मैसूर दरबार में शाही चिकित्सक थे और उन्होंने अपने परिवारजनों के नाम के प्रारंभ में जय शब्द लगाना प्रचलित किया, ताकि लोगों को ये पता हो कि उनका सामाजिक संबंध मैसूर के राजा जयचमार राजेंद्र वेडियार से है। महज 2 साल की उम्र में ही जयललिता के पिता जयराज उन्हें मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे थे। पिता की मृत्यु के बाद जयललिता मां के साथ बेंगलोर अपनी नानी के घर चली गई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपनी प्रारंभिक फिल्म का नाम संध्या रख लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले बेंगलोर के बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल और बाद में चेन्नई के चर्च पार्क प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट और स्टेला मारिस कॉलेज से हुई। बचपन से एक्टिंग का शौक रखने वाली जया ने 1961 में 13 साल की उम्र में पहली बार शंकर वी गिरी अंग्रेजी फिल्म एपीसीएल से एक बाल कलाकार के तौर पर सुनहरे पर्दे पर कदम रखा। मात्र 15 वर्ष की आयु में वो कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चित्राडा गोम्बे है, जो 1964 में प्रदर्शित हुई। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वेत्री रदाई से अपने सफर की शुरुआत की और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 1965 में तमिल फिल्म विनारा अदाई से वो एमजी रामचंद्रन के साथ नजर आई। सिनेमा के पर्दे पर एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही और दर्शकों ने भी इस जोड़ी को बेहद पसंद किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 1968 में उन्होंने हिंदी फिल्म इज्जत में काम किया, जिसमें धर्मेंद्र मुख्य अभिनेता थे। 80 के दशक में उनका फिल्मी करियर थोड़ा धीमा हो गया। उनकी आखिरी फिल्म थी 1980 में आई नदियाई ठेड़ी वंदा कदल, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से जुड़ने का फैसला किया। जया ने 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़म की सदस्यता ग्रहण करते हुए एमजी रामचंद्रन के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1983 में उन्हें पार्टी का प्रोपगेंडा सचिव नियुक्त किया गया। बाद में अंग्रेजी में उनकी वाक क्षमता को देखते हुए पार्टी प्रमुख रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया और राज्य विधानसभा के उपचुनाव में जितवाकर उन्हें विधानसभा सदस्य बनवाया। 1984 से 1989 तक वो तमिलनाडु से राज्यसभा की सदस्य रही। बाद में पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके और रामचंद्रन के बीच दरार पैदा कर दी। उस समय वो एक तमिल पत्रिका में अपने निजी जीवन के बारे में कॉलम लिखती थी, पर रामचंद्रन ने दूसरे नेताओं के कहने पर उन्हें ऐसा करने से रोका। 1984 में जब दिमाग के स्ट्रोक के चलते रामचंद्रन अक्षम हो गए, तब जया ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालनी चाहिए, लेकिन तब रामचंद्रन ने उन्हें पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया। 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद अन्ना द्रमुक 2 गठों में बट गई। एक की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी की जयललिता। लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1989 में उनकी पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीती और वो तमिलनाडु की पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। जयललिता की लाइफ पर बनी इस फिल्म के टीजर में 32 साल पहले विधानसभा में जयललिता पर हुए हमले की कहानी को भी दिखाया गया है, जिसने तमिलनाडु की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया था। बता दें कि 25 मार्च 1989 का वो दिन था और तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था। डीएम के प्रमुख रहे और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने जैसे ही सदन में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, तो कांग्रेस विधायकों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि पुलिस विपक्ष के नेता जयललिता के खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। जयललिता ने भी सदन में उठकर शिकायत की कि मुख्यमंत्री के उकसाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनके फोन को टैप किया जा रहा है। कांग्रेस और एआईएडीएम के विधायकों की बात पर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने कहा था कि वो इस मुद्दे की बहस की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि बजट पेश किया जा रहा है।
स्पीकर के मुंह से ये बात निकलते ही विपक्ष के सदस्य बेकाबू हो गए और एआईएडीएमके के सदस्य चिल्लाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। इसी दौरान विपक्ष के एक सदस्य ने गुस्से में करुणानिधि को धक्का देने की कोशिश की, जिसके चलते उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। इतना ही नहीं, एआईएडीएमके के एक विधायक ने बजट के पन्नों को फाड़ दिया। इसी बीच विधानसभा स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। जयललिता विधानसभा से बाहर निकलने के लिए खड़ी ही हुई थी कि डीएमके के सदस्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की। डीएमके के विधायक ने इस कोशिश में जयललिता की साड़ी का पल्लू गिर गया और जयललिता भी जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद पार्टी विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद डीएमके और एआईएडीएमके विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। एआईएडीएमके सदस्य ने डीएमके सदस्य की कलाई पर जोर से वार कर जयललिता को उनके चंगुल से छुड़वाया। जयललिता के संग सदन में की गई अभद्रता से वो काफी आक्रोशित हो गई थी। जयललिता फटी हुई साड़ी में मीडिया के सामने आई और खुद के साथ हुई वारदात की तुलना महाभारत काल के द्रौपदी के चीरहरण से की और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस सदन में तभी कदम रखेंगी जब राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाए और वो सीएम बनकर ही सदन में आएंगी। करुणानिधि के सामने जयललिता के अपमान की घटना ने राज्य की सियासत में निजी वैमनस्य बढ़ाने का काम किया और जनता के बीच डीएमके को लेकर नकारात्मक संदेश गया। विधानसभा में हुई बदसलूकी के सिर्फ 2 साल बाद 1991 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। जयललिता के नेतृत्व वाले एआईएमडीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने राज्य की 234 सीटों में से 225 पर जीत हासिल की और जयललिता पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। जयललिता ने एक मामले में आधी रात को करुणानिधि को नींद में से उठाकर हवालात में डलवा दिया था। ये तस्वीर पूरे देश ने देखी कि किस कदर करुणानिधि अस्त व्यस्त कपड़ों में पुलिस के सामने चीख पुकार कर रहे थे। सदन के अपमान का बदला जयललिता ने करुणानिधि से कुछ इस तरह लिया था। इसके बाद से ही राज्य की सियासत ही पूरी तरह से बदल गई। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएमडीएमके के बीच अदावत और भी बढ़ गई थी। नेताओं के बीच दुश्मनी तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर अलग था। जयललिता पर लिखी गई एक किताब की लेखिका और तमिलनाडु पर वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ वसंती कहती हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह नफरत करते थे। 1991 में राजीव गांधी की के बाद राज्य में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। वो 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रही। 1992 में उनकी सरकार ने बालिकाओं की रक्षा के लिए कैंडल बेबी स्कीम की शुरुआत की, ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। इसी वर्ष राज्य में ऐसे पुलिस थाने खोले गए जहां केवल महिलाएं ही तैनात होती थी। 1996 में उनकी पार्टी चुनावों में हार गई और वो खुद भी चुनाव हार गई। इस हार के बाद सरकार विरोधी जनभावना और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरण की शादी पर पानी की तरह पैसे बहाए। यही विषय भी उनके मामलों का एक हिस्सा रहा। विवादों से जयललिता का नाता उनके पहले कार्यकाल से ही शुरू हो गया था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान जयललिता पर भूमि घोटाले और आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे गंभीर आरोप लगे। मुख्यमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल के दौरान वर्ष 2001 में जयललिता को अवैध तरीके से सरकारी जमीन हथियाने के चलते 5 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इस सजा के विरोध में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कोई ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में आपराधिक मामला चल रहा हो और जिसे 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जा चुकी हो, वह मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नहीं होता। इसलिए जयललिता को अपना पद छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिए जाने के बाद उन्हीं की पार्टी के के.ओ. पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन पर जयललिता के इशारों पर ही काम करने जैसे आरोप लगते रहे। 2003 में जयललिता को कोर्ट ने आरोप से मुक्त कर दिया, जिसके बाद जयललिता के लिए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। अंदीपत्ती के मध्यावधि चुनाव में जयललिता बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गई और तीसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें पहले कार्यकाल से चलते हर आरोपी से भी वर्ष 2011 में बरी कर दिया। अप्रैल 2011 में जब 11 दलों के गठबंधन ने
14वीं राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 16 मई 2011 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपनी मृत्यु तक यानी 5 दिसंबर 2016 तक वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रही। जयललिता एक प्रतिभावान महिला थी। उन्हें मोहिनी अट्टम, कथकली जैसे नृत्यों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वो अंग्रेजी समेत दक्षिण भारत की लगभग हर भाषा को बोल और समझ सकती थी। राजनीतिक फिल्मों में अभिनय करने के अलावा जयललिता को लिखने, तैराकी, घुड़सवारी का भी शौक था। जयललिता द्वारा अंग्रेजी और तमिल भाषा में लिखे गए कई लेख और नोवेल प्रकाशित हो चुके हैं। संस्कृत में जयललिता के नाम का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हंसते खेलते विजेता बन जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपने अंतिम दिनों में वो अपोलो अस्पताल के बिस्तर से भी सभी को असमंजस में डाले हुए थी। से पहले अंतिम सांस तक उन्होंने संघर्ष किया। जयललिता की मौत की खबर से तमिलनाडु में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी अम्मा नहीं आएगी, लेकिन आखिर जया को अम्मा क्यों कहा जाता था? ऐसा भी नहीं था कि जया बहुत दिन से 80 साल पार कर चुकी थी। अभी तो वो सिर्फ 68 साल की ही थी, पर बड़े बूढ़े सभी उन्हें अम्मा कहते थे। ये संयोग की बात है कि जब फिल्मी करियर में जया ने अपना पहला गाना गाया, उसके बोल यही थे, अम्मा का प्यार। गाना तमिल में था, लेकिन मतलब यही था। जया ने एक बार कहा था कि अम्मा कहा जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि जया की स्कीम ने उन्हें अम्मा के पद पर स्थापित कर दिया। थोटिल कुंजडई मतलब क्रेडल बेबी स्कीम। जो लोग बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति हो जाते हैं। पता नहीं कैसे, पर जयललिता ने उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। तय किया कि सरकार इनको पालने का खर्च भरेगी। बहुत सारे बच्चों को अपनाया गया स्कीम के चलते। ये सबसे बड़ी वजह है जिससे लोगों ने जया को अम्मा कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा जया ने कैंटीन चलवाई, अम्मा कैंटीन। इसमें इडली 1 रुपए तक भी मिलती थी। फोन और मिनरल वाटर भी मिलता था। अम्मा कैंटीन बहुत पॉपुलर हुआ, पर ये वजह नहीं है अम्मा कहने की, क्योंकि अम्मा कहे जाने के बाद की घटना है। एक संभावना ये है कि तमिलनाडु के कल्चर में औरतों के मातृत्व को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। इंदिरा गांधी को अन्ना इंदिरा और सोनिया गांधी को अन्ना सोनिया कहा जाता है, पर तमिलनाडु में संबोधन थोड़े दूर के हैं। जय वाला मयार बहुत प्यार भरा है, पर अगर पार्टी की बात करें तो ये बहुत पहले ही शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री बनते ही विधायकों ने अम्मा कहना शुरू कर दिया था। अपनी निष्ठा दिखाने के लिए जब जया के दत्तक बेटे की शादी हुई तो उस दौरान बड़ा भारी इंतजाम हुआ था। सारे विधायकों को उनसे मिलने का मौका मिला था और सबने अम्मा कहना शुरू कर दिया, पर जनता में ये धीरे धीरे बहुत बाद में फैला। वैसे कल्चर इंडिया के और राज्यों में भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बहन जी कहा जाता है। जयललिता ने योजनाएं भी चलाई हैं जिन्होंने उनको और ज्यादा पॉपुलर किया। नौकरी पेशा औरतों को स्कूटर खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी, तो वहीं गर्भवती औरतों को 18,000 रुपए और छुट्टी भी दी। लड़कियों की शादियों में 1 तोला सोना देने की स्कीम भी चलाई और दूध का दाम 25 रुपए तय किया। बेरोजगार युवाओं का एजुकेशन लोन सरकार की तरफ से भरने का वादा किया। लोकल मंदिरों में 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया। अम्मा बैंकिंग कार्ड के तहत सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए लोगों को कार्ड मुहैया कराए गए। हर घर में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया।